ट्रांसलेशन, किस चीज का ट्रांसलेशन होता है? ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। किसका ट्रांसलेशन होना है? ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए? हम लोग देख चुके हैं। 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर यूटीआर है, इधर यूटीआर है, बाकी ये पहला नाइट्रोजन बेस AUG है, बाकी ये सब बीच में जो कोडान है ये सब इलांगेटर कोडान है, और लास्ट में यहां पर टर्मिनेशन कोडान TC। यही स्ट्रक्चर है ना। ये इनिशिएशन कोडान है IC। इनिशिएशन कोडान ये है, टर्मिनेशन कोडान ये है, और बीच में सारे कौन है? इलांगेटर कोडान। यही स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया था, और हमने ये कहा है कि इसी मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होना है। क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है। इससे एक पॉलीमर यहां पर बनेगा जिसका नाम पॉलीपेप्टाइड है। इसमें एमिनो एसिड्स आएंगे। AUG की वजह से यहां पर मेथियोनिन आएगा। अगर प्रोकैरियोट है तो F-मेट आएगा, यूकैरियोट है तो मेट आएगा, मेथियोनिन। दूसरा एमिनो एसिड 2, 3 और 4 ये कोडान है। 5वें नंबर का कोडान कौन है? इनिशिएशन कोडान। पहले नंबर का कोडान कौन है? AUG। इनिशिएशन कोडान कहेंगे उसको, टर्मिनेशन कोडान। तो यहां पर जो दूसरा एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड नंबर 2, एमिनो एसिड नंबर 3, एमिनो एसिड नंबर 4, और टर्मिनेशन कोडान पर कोई एमिनो एसिड नहीं आता। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ना, इसका NH2 टर्मिनल यहां पर शुरुआती दौर में होता है और इसका कार्बोक्सी टर्मिनल लास्ट में बनता है। ये आपका पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? ये आपका पॉलीपेप्टाइड है। इस तरह से मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनता है। मैसेंजर आरएनए से कौन सा एमिनो एसिड यहां पर आएगा? ये कोडान अपने अंदर इस रहस्य को छुपाए हुए है, और इसको, इस रहस्य से उद्घाटन, इसका रहस्योद्घाटन कौन करता है? इस राज से पर्दा कौन उठाता है? वो उठाता है ट्रांसफर आरएनए। कौन मॉलिक्यूल? ट्रांसफर आरएनए डीकोड्स। किसे डीकोड करता है? और ट्रांसलेट। इसको डीकोड करता है या इसे ट्रांसलेट करता है। और ये आपका मैसेंजर आरएनए, दिस वन mRNA। मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन में यही काम हो रहा है। टर्मिनेशन कोडान कोई भी एमिनो एसिड नहीं देगा, बाकी सारे कोडान एमिनो एसिड देंगे। इनिशिएशन कोडान अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्मिल मेथियोनिन देगा, F-मेट लिखा जाता है, अभी आगे बताएंगे। और अगर ये यूकैरियोट है तो केवल मेट लिखा जाएगा, बाकी सब की जगह पर एमिनो एसिड लिखा जाएगा। ठीक है। जो ये UTR होते हैं इनका नाम क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन, अर्थात इस रीजन का ट्रांसलेशन नहीं होता। इससे किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड चेन में नहीं जोड़ा जाता। ये कहानी है। लिख लिया सभी ने? चलिए, अब क्वेश्चन है ये कि ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी कैसे पूरी, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन या एंजाइम की नीड है, कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पहले इसकी लिस्ट बना लें, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 इसका एप्लीकेशन करेंगे और मैकेनिज्म जानेंगे। जिस प्रकार से आपने DNA का मैकेनिज्म पढ़ा है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, एलांगेशन, टर्मिनेशन। जिस प्रकार से आपने RNA का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, एलांगेशन, टर्मिनेशन, ठीक उसी प्रकार से मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को भी आप क्या करेंगे? ये 3 स्टेप में पढ़ेंगे, इनिशिएशन, एलांगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनके लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ज़रा पहले उनकी लिस्ट बना लें और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हैं ज़्यादा।
तो पहले सबके बारे में जान लें, तब उनका एप्लीकेशन देखें। ट्रांसलेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहला कौन है? मैसेंजर आरएनए टू बी ट्रांसलेटेड। सबसे पहले तो हमको यही चाहिए जिसका ट्रांसलेशन होना है। वी नीड मैसेंजर आरएनए टू बी ट्रांसलेटेड। इसको ट्रांसलेट करने वाला टीआरएनए हमें चाहिए, राइट? कितने टीआरएनए होते हैं? इनिशिएटर टीआरएनए, फॉर द डिकोडिंग ऑफ the initiation codon. Initiator tRNA for the decoding of initiation codon. दूसरा कौन है? elongator tRNA for the decoding of the elongator codons. नो टीआरएनए फॉर टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। इसकी संख्या कितनी होती है इनिशिएटर कोडान की? 1। तो इनिशिएटर कोडान कितना चाहिए आपको? 1 चाहिए। मैनी, जितने एलोंगेटर कोडान उतने ट्रांसफर आरएनए। और इसके लिए नो, कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। किसके लिए? टर्मिनेशन कोडान। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड जोड़ना नहीं है, तो इसके लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है, क्योंकि चेन में कोई दूसरा एमिनो एसिड नहीं जोड़ना है, इसलिए। ये तो बात हो गई ट्रांसफर आरएनए की। जब प्रोसेस में आएंगे तो आगे और डिटेल देखेंगे इसका। तीसरा, फैक्टर्स। किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? फैक्टर्स। देखिए बायो मॉलिक्यूल्स में, ये बायो केमिस्ट्री में, सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब भी फैक्टर लिखा जाता है तो ऑलमोस्ट दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। क्या है? प्रोटीन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब भी फैक्टर लिखा जाए इसका अर्थ है कि वो प्रोटीन है। ठीक, तो यहां पर ये प्रोटीन है, तो दीज आर प्रोटीन्स। और हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये सभी प्रोटीन्स होते हैं और हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। फैक्टर्स आर प्रोटीन्स। ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये बेसिकली 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला फैक्टर कौन है? इनिशिएशन फैक्टर। ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट्स में ये 3 तरह के होते हैं। इनको हम IF1, IF2 और IF3 कहते हैं। ठीक है। जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं
तो यहाँ पर इनके नाम में पहले स्मॉल ई लिखा जाता है, EIF1 से लिख करके ऐसे लिखते हैं, EIF6 तक होते हैं। E स्टैंड्स फॉर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। यहाँ पर स्मॉल ई लिखने का उद्देश्य केवल ये है कि IF1 से इसकी पहचान अलग करें, क्योंकि ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है। ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है ये, तो इसके लिए हम स्मॉल ई लिखते हैं और बाकी के लिए इनिशिएशन फैक्टर लिखते हैं। नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर जो यहां पर है इसको हम बोलते हैं एलोंगेशन फैक्टर। एलोंगेशन फैक्टर्स ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एलोंगेशन फैक्टर टी, इसमें भी दो होते हैं, एलोंगेशन फैक्टर TU एंड एलोंगेशन फैक्टर TS, और ये होता है एलोंगेशन फैक्टर G होता है। तो एलोंगेशन फैक्टर्स में एलोंगेशन फैक्टर T ये दो प्रकार के होते हैं, TU एंड TS। TU का मतलब थर्मो अनस्टेबल और TS का मतलब थर्मो स्टेबल। थर्मो अनस्टेबल एंड TS का मतलब थर्मो स्टेबल। याद रखना है ये सब। ये जो फैक्टर्स लग रहे थे मैंने आपको समझा दिया, दो प्रकार के हैं, एक इनिशिएशन फैक्टर और दूसरा एलोंगेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में 3 हैं, IF1, IF2, IF3। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर को ई लिखकर इनसे डिफरेंस पैदा करते हैं। एलोंगेशन फैक्टर दोनों में एक ही टाइप के होते हैं, एलोंगेशन फैक्टर T ये दो तरह के हैं, थर्मो स्टेबल और थर्मो अनस्टेबल। और एलोंगेशन फैक्टर G, जो G होता है इट इज़ फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ग्वानोसिन ट्राइ इसमें GTP एज एक्शन होता है, जैसे ATP एज एक्शन होता है, ATP को स्प्लिट करने वाला एंजाइम, उसी प्रकार से EFG कैसे वर्क करेगा, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्प्लिट करके एनर्जी देता है। हम उसी पे आ रहे हैं, एनर्जी सप्लायर्स। पॉलीपेप्टाइड के निर्माण में एनर्जी सप्लाई करने वाला कौन होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये सब लिख लिया होगा हमारे ख्याल से। अब बात करेंगे एनर्जी कौन देता है। एनर्जी डोनर, एनर्जी सप्लायर्स। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें से एक होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्प्लिटिंग जो है वो दो तरह से होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे टूटेगा, अगले स्टेप में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऐसे टूटेगा, ऐसे। एक तो ये तरीका है कि ऐसे टूटे स्टेप वाइज, मेथड नंबर 1 है। दूसरा मेथड नंबर कौन है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डायरेक्ट टूट जाए, किसमें, AMP में प्लस PPI में, ऐसे भी टूट सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये दोनों क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पॉलीपेप्टाइड में जब एनर्जी की ज़रूरत होती है
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस तरह टूटता है, ऐसे उसकी स्प्लिटिंग होती है। इसके दोनों टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं वो एक साथ ब्रेक कर जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक्स इन सिंगल स्टेप रिलीजिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ऐसे जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस प्रकार से टूटे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्प्लिटिंग अगर इस तरह से हो, तो हम भले यहाँ पर एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ले रहे हैं बट इट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर एक ATP इस प्रकार से ब्रेक कर रहा है तो टूटने दो, लेकिन हम इसको मानेंगे कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो जब कभी भी ATP कंजम्पशन पूछेंगे कि पॉलीपेप्टाइड में पर एमिनो एसिड कितने ATP खर्च होते हैं, तो अगर एक ATP यूज हो रहा है तो उसको 2 के बराबर माना जाएगा। इतनी बात समझ गए? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्प्लिटिंग के लिए इलांगेशन फैक्टर लगता है। यहां पर इलांगेशन फैक्टर G दैट हैज GTP एज एक्शन। इलांगेशन फैक्टर G जो कि GTP एज एक्शन रखता है, वो GTP को स्प्लिट करके एनर्जी देता है और इसकी ब्रेकिंग जो होती है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में होती है। फैक्टर जो लगेगा यहां पर इलांगेशन फैक्टर G लगता है। It has GTP age action. What do you mean by GTP age action? GTP की स्प्लिटिंग करने वाला एंजाइम है ये, इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें GTP एज एक्शन होता है। हमेशा ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाएगा, हालांकि इसको हम अभी स्टेप वाइज दिखा देंगे कि किस स्टेप में कितना ATP और GTP लगता है, लेकिन अगर सवाल एक लाइन में पूछा जाए कि कितने ATP और कितने GTP लगेंगे, तो अगर किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एमिनो एसिड की लिंकिंग हो रही है तो पर एमिनो एसिड 2 ATP लगेगा और 2 GTP लगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैलकुलेशन तो हम बाद में बता देंगे, लेकिन सवाल एक लाइन में पूछा जाएगा तो उत्तर भी आपका यही होगा कि अगर किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में 5 एमिनो एसिड जुड़े हैं सपोज दैट, तो 10 ATP खर्च होगा और 10 GTP खर्च होगा, याद रखना। तो कंजम्पशन यहां पर आप नोट कर लीजिए। कंजम्पशन क्या होता है? पर एमिनो एसिड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, synthesis of the polypeptide chain, polypeptide chain, 2 ATP and 2 GTP are consumed। ऐसे per amino acid in the synthesis of the polypeptide chain 2 ATP and 2 GTP are consumed। इसका ये मतलब हो गया कि क्वेश्चन जैसे है कि सपोज करो कि इफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 एमिनो एसिड लॉन्ग to be formed, then 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू इतने कितने 100 ATP लगेंगे एंड 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इतने अर्थात 100 ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेंगे। ये रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना है। इसमें किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है, सवाल डायरेक्ट पूछेंगे, उत्तर देना। हालांकि इस लेवल का PGT की औकात नहीं सवाल पूछे, लेकिन यहां तक आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करने जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चेन में 15 एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं तो 30 ATP और 30 GTP खर्च हो जाएंगे। ये है, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर देंगे जब आपको डिटेल मैकेनिज्म समझाएंगे इसकी पॉलीपेप्टाइड निर्माण की। लिख लिया? और अंतिम रिक्वायरमेंट इसमें राइबोसोम की है।
क्योंकि राइबोसोम के सरफेस पर ही होगा। निर्माण कहाँ होगा पॉलीपेप्टाइड का? राइबोसोम के सरफेस पर बैठकर। तो आप जान लीजिए कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है और दूसरा यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, दैट इज राइबोसोम। चलिए और बात करें इस पर। ये स्मॉलर यूनिट है ये राइबोसोम की, और ये लार्जर यूनिट है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। इस यूनिट को हम बोलते हैं 30S, इस यूनिट को बोलते हैं 50S, और बीच में कौन होता है? Mg++। दोनों सरफेस पर, राइबोसोम एक न्यूक्लिक एसिड है तो दोनों सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों सब यूनिट पर। किस पर? बड़ी यूनिट पर और छोटी। आपस में क्यों बात करते हो तुम लोग? इसके अंदर आरएनए नहीं है ना? आरएनए है कि नहीं है? और प्रोटीन है, दोनों का कॉम्बिनेशन नेगेटिव चार्ज देता है। दोनों को हेल्ड करने के लिए मैग्नीशियम इसीलिए बीच में होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता हुआ। ठीक है, तभी तो दोनों आपस में मैग्नीशियम की वजह से जुड़े रहते हैं, चार्ज का अट्रैक्शन ही तो होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो बैठा हुआ है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। और राइबोन्यूक्लिक एसिड है कौन? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां पर आपको पता है कि इसमें आपको जान लीजिए कि कुछ साइटें होती हैं। एक साइट तो ये होती है, दूसरी साइट ये होती है, होती तो साइटें कई हैं, और एक साइट इसमें ई होती है, ये होती है पी साइट, ये होती है ए साइट, दिस वन, ये पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। फिलहाल आपको 3 से मतलब है, ठीक, बाकी तो और बहुत सारे होते हैं। इतनी साइटें ना तो आप याद कर पाएंगे, ना इनका आप फंक्शन समझ पाएंगे, और ना पीजीटी के काम का है, सीएसआईआर के काम का है, पीजीटी के काम का नहीं है। बाकी और साइटें भी हम आपको यहाँ पर और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली 2 जो बहुत ज़रूरी हैं, पी साइट, ए साइट और ई साइट। यहाँ पर पी साइट जो होता है ये पेप्टाइडिल साइट होता है, ई साइट जो होता है ई फॉर एग्जिट साइट, ए साइट जो होता है ए फॉर एमिनो एसिड, एमिनो एसाइल एक्सेप्टिंग साइट। हम इसको एंट्री कह सकते हैं। ई यहां पर एग्जिट है, ए एंट्री है, किसका? एमिनो एसिड का, ट्रांसफर आरएनए के साथ। और जो पी साइट है फॉर पेप्टाइडिल, पेप्टाइड बॉन्ड बनकर इसी पर शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम पी साइट कहते हैं। ध्यान रहे कि both these subunits of 70S ribosome यहां पर दोनों यूनिट 30S और 50S, दीज रिमेन सेपरेटेड, अलग अलग रहते हैं। कहां पर? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है, तो ये अलग अलग रहते हैं। और जब ट्रांसलेशन होना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होने पर ये आपस में जुड़ जाते हैं। किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से।
इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में आपस में दोनों यूनिट्स इनके जुड़ जाते हैं। लिख लिया? अब यही चीज अगर यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसकी जो बड़ी यूनिट होती है और ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच हो जाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर करते हैं। इनका जो अटैचमेंट होता है विशेष प्रकार का प्रोटीन यहां पर इनको जोड़ता है, और इस विशेष प्रकार के प्रोटीन का नाम क्या होता है? इट इज नोन एज राइबोफोरिन। राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन होता है जो इसकी लार्जर यूनिट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल के सरफेस से अटैच कराने का काम करता है। ध्यान रहे कि ये 60S होता है और ये 40S होता है, लेकिन इसमें भी वही साइटें होती हैं P और A, ठीक है। और कौन? एग्जिट साइट इसमें भी पाई जाती है। इसको हमने उल्टा इसलिए दिखाया कि जोड़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, इसलिए। ठीक है। यूकैरियोट के केस में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच पाया जाता है, और प्रोकैरियोट के केस में इसकी दोनों यूनिट बिखरी हुई होती हैं, साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको बुलाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। ये मैकेनिज्म है इसकी। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं पॉलीपेप्टाइड निर्माण के लिए जो हमने आपको डिस्कस कर लिया है। एग्जिट साइट और एंट्री को ए साइट कहते हैं। राइबोसोम आप क्या नाम है, ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, अभी डायग्राम बना रहे हैं, करिए पूरा। हो गया? देखिए इसमें जो ये ए साइट है ना, आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है अपने साथ एमिनो एसिड लेकर इसी रास्ते अंदर आता है, और यहां पर चेन में एमिनो एसिड सौंप कर एग्जिट वाले रास्ते से ऐसे निकल जाता है बाहर और दे जाता है क्या? एमिनो एसिड। तो इसीलिए एंट्री साइट ये है, ए साइट एंट्री साइट है ये। आप कहते हैं इसको एमिनो एसाइल टीआरएनए एक्सेप्टिंग साइट होता है, आगे बताएंगे। और जब ये एमिनो एसिड ग्रोइंग चेन को दे देता है तो इसका काम खत्म हो जाता है, तो ये इस रास्ते से एग्जिट साइट से बाहर चला जाता है। ये दगी हुई कारतूस है जिसका उपयोग दोबारा नहीं होता। वंस यूज्ड इट इज नेवर यूज्ड अगेन, इट इज डिस्चार्ज्ड। तो ये दगी हुई कारतूस होती है, इट इज नॉट रीयूज्ड। गिर गया खोखा नीचे, खत्म काम। अब उसको ऐसा थोड़ा उठा करके फिर भरेंगे, उसको लोड करके फिर दागेंगे, ऐसा नहीं होता। वंस यूज्ड डिस्चार्ज्ड, ये है। समझ गए सारी बात? तो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, पेप्टाइडल साइट, यहीं पर पेप्टाइड बॉन्ड बनकर इस पर शिफ्ट होता है सबसे पहले, इसलिए इसको पी साइट कहा जाता है। जितने रिक्वायरमेंट्स थे पॉलीपेप्टाइड निर्माण के हमने सारे बता दिए हैं। अब आएंगे और मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो हेडिंग क्या होगी आपकी? मैकेनिज्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म, जिसमें हम इनिशिएशन, एलोंगेशन और
टर्मिनेशन। ये 3 पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। इस पर आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अभी वीडियो कट नहीं हो रहा। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ज़्यादा मात्रा में है, सब याद करना पड़ेगा बहुत आपको। तमाम फैक्टर्स इसमें बता दिए हैं हमने, तमाम साइटें बता दिया है, रिक्वायरमेंट बहुत बताया इधर उधर की बात। तो पहले इनको कंठस्थ करके आना, पढ़ के आना सही से घर से, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। बताइए कन्या, इंदु, कोई प्रॉब्लम? ये कभी पढ़ाई नहीं होगा एमएससी फाइनल में? कोर्स में था, पढ़ा नहीं होगा, मौका नहीं लगा होगा। बीएससी सेकंड ईयर में रहा होगा, किताब का पन्ना पलटे होंगे, एक के पन्ने पर पूरा डायग्राम बनाए हैं सर ने पढ़ाया था। ओके, डॉक्टर फौजदार यादव जी पढ़ाए थे हैं? अच्छा अच्छा। और किसी को कोई सवाल पूछना है इस पर? है प्रोकैरियोट में कपलिंग रहेगी, जी हाँ हाँ, लेकिन यूकैरियोट में कपलिंग नहीं होती दोनों की, ध्यान रहे। अरे यहाँ तो बनेगा, पहले प्रोसेस होगा तब होगा शुरू। या तो एचएनआरएनए बनता है ना, तो एचएनआरएनए इज नॉट फिट टू एंटर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इमीडिएटली अनलेस इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, कैपिंग, एडिटिंग हैं। इसके बाद ये जीन एक्सप्रेशन ही तो चल रहा है। जब से हमने ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया तब से सब जीन एक्सप्रेशन ही है, ये सब जीन एक्सप्रेशन है। जीन है कौन सा लेवल? किस प्रकार का लेवल? हाँ बिल्कुल सही है। तो लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन सबसे पहले चलिए जहां से सेंट्रल डोग्मा शुरू होता है, तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो ये लेवल 1 हुआ डीएनए रेप्लिकेशन का। हाँ हाँ, पहले डीएनए से डीएनए बन गया, तो डीएनए ने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर लिया। अब आगे काम क्या होगा? अगला काम होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो डीएनए के पैकेजिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। यस, जब डीएनए की पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन में, उसी समय से एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कुछ जीन साइलेंट होते हैं और कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो जब उनकी पैकेजिंग होती है ना, वहीं से तय हो जाता है उनका फेट। इसलिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम डीएनए के लेवल से पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन लेवल पर, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, उसके बाद फिर ट्रांसलेशनल लेवल पर, और लास्ट में पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर, कि जो पॉलीपेप्टाइड बना है ये कितने फॉर्म में कौन कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फोल्डिंग, और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का बंटवारा। जैसे कि सिविल सर्विसेज में आईएएस का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनके विभागों का बंटवारा होता है। इसी प्रकार पहले पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, किस पॉलीपेप्टाइड को कौन सा हार्मोन बनना है, या एंजाइम बनना है, या ग्लाइकोप्रोटीन बनना है, तो उसका ग्लाइकोजाइलेशन होगा। तो इनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बाद में कराया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कौन सा काम वो करेंगे इसके हिसाब से। क्योंकि प्रोटीन बन गए तो काम कौन सा करेंगे, इनके विभाग का बंटवारा किया जाता है, स्पेशलाइजेशन। तो वहाँ पर भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है। फोल्डिंग होते समय गड़बड़ी हो गई तो डीएनए पैकेजिंग के समय, डीएनए रेप्लिकेशन के समय, ट्रांसक्रिप्शन के समय, ट्रांसलेशन के समय, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म जो होती है उस समय भी। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत लेवल का होता है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको हम लैक ओपेरान पढ़ा दें बहुत है कि नहीं, जितना आपके कोर्स में उतना बता देंगे बस। बाकी पढ़ने के लिए CSIR में आना। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। लेवल देख कर बात होती है।